गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा था, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो अपन वायु को बेस मानकर करते हैं और वायु के सापेक्ष, अर्थात वायु मतलब निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष, क्योंकि वायु और निर्वात को लगभग समान माना जाता है, तो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये अपन ने पढ़ लिया था। माध्यम एक यहाँ पर हमने कल वायु लिया था और माध्यम दो हमने लिया था जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, वायु का वेग, पहले माध्यम का वेग, और यहाँ दूसरे माध्यम का वेग, अर्थात जल में प्रकाश की किरण का वेग, और यहाँ पर अपवर्तनांक आएगा। ये अपवर्तनांक किसका है, दूसरे माध्यम का, अर्थात जल का अपवर्तनांक। और ये किसका माध्यम है, किसका अपवर्तनांक है, वायु का अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई सबके। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखोगे कि जो अपवर्तनांक है, यहाँ पर आप देखिए, गौर से देखिए कि m2 अर्थात अपवर्तनांक और वेग में कैसा संबंध है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और उसी माध्यम के वेग में जो रिलेशन है वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अर्थात अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो वेग उस माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती, देखो यहाँ m2 ऊपर है, यहाँ v2 नीचे है, तो संबंध कैसा हुआ, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हुआ। अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण का वेग अगर ज्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक कम होगा। बात समझ में आ गई सबके। जैसे वायु में प्रकाश की किरण का वेग ज्यादा होता है ना, तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं आप। और जल में प्रकाश की किरण का वेग कम होता है तो जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर होगी बात, एकदम समझ में आ गई कि जल का जो अपवर्तनांक है वो कम होगा और वायु का जो अपवर्तनांक है वो कम होगा और जल का अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एक ही लाइन में मैं बताऊंगी आपको कि जिस माध्यम में वेग ज्यादा है उसमें अपवर्तनांक कम होता है। तो ये संबंध आपका कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। यहाँ पर अपन ने कल छोड़ा था। इसके अगला जो इसी से रिलेटेड जो बिंदु है वो अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक है पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ कैसा है, माध्यम कैसा है, उसके माध्यम पर अपवर्तनांक निर्भर करता है। तो नंबर एक, पदार्थ की प्रकृति पर। नंबर दो, पदार्थ के घनत्व पर। घनत्व का मतलब क्या हुआ कि जैसे विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। विरल का मतलब क्या होता है, कण दूर दूर है, तो दूर दूर है तो वहां घनत्व कम होता है। और अगर माध्यम में कण पास पास होते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर अणु पास पास है तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा, और अणु अगर दूर दूर है तो घनत्व क्या होगा, कम। अर्थात विरल माध्यम का घनत्व कम होगा और सघन माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा। सघन माध्यम में जो पदार्थ के अणु हैं वो एकदम पास पास में रहते हैं, इसलिए सघन माध्यम का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा। तो पदार्थ के घनत्व पर। तीसरा बिंदु है आपके प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर। अब हम जो प्रकाश आपतित करवाते हैं उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या है। अब जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसमें अपन जानते हैं कि 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग मिले हुए होते हैं।
उनका वर्गीकरण अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से 7 रंग है और वो किस क्रम में रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश का रंग बदल दें तो रंग बदलने पर उसकी तरंगदैर्ध्य भी बदल जाती है। जैसे लाल रंग का प्रकाश डालें, एक अपन बैंगनी रंग का प्रकाश डालें, तो दोनों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर करता है अपवर्तनांक। तो हम यहाँ तीसरा जो बिंदु लिखेंगे वो लिखेंगे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है लैम्डा। तरंगदैर्ध्य को लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तरंग की लंबाई बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पर आपको बता दूं तरंग की लंबाई क्या होती है। ये एक तरंग बन रही है, ये एक लैम्डा होगा, ये एक लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो बिंदु है नंबर 4 वो है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है। बैंगनी रंग और लाल रंग ये अपन आगे पढ़ेंगे इसमें कि 7 रंग किस प्रकार से विभाजित होते हैं। तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू, अपन एन से व्यक्त कर रहे हैं, म्यू वी अधिक होता है। अधिक होता है, अपवर्तनांक ज्यादा है इसका, तो वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो वेग होगा उसका कम। ठीक है, नंबर 5 लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक एन आर रेड, बैंगनी को बोलते हैं वॉयलेट, ठीक है, और लाल को बोलते हैं रेड, ये होता है कम होता है। ठीक है, और नंबर 6 निर्वात के लिए जो अपवर्तनांक है, निर्वात का जो अपवर्तनांक है n वो होता है 1। निर्वात का अपवर्तनांक हमेशा अपन 1 लेते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे कि जो अपवर्तनांक है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। और यहाँ पर आप बैंगनी और लाल रंग, बैंगनी और लाल रंग उन 7 रंगों के 2 किनारे वाले कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर आपने नाम सुना होगा, विबग्योर रंगों का क्रम। ठीक है, ये मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि रंग किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, विभाजित होते हैं, जिसमें दोनों किनारे वाले जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, लाल और बैंगनी होते हैं। तो ये लाल और बैंगनी जो रंग है इन दोनों में अपवर्तनांक बैंगनी रंग का ज्यादा होगा तो वेग कम होगा, और लाल रंग का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप इस बात का यहाँ ध्यान रखें। अगला जो हमारा बिंदु है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखिए हम यहाँ पर विशेष रूप से 2 चीजों का ध्यान रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पहला तो ये कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का जो मान है वो एक विशेष कोण से ज्यादा होना चाहिए, और वो विशेष कोण क्या है, क्रांतिक कोण। उस विशेष कोण का नाम क्या है, क्रांतिक कोण। तो ये विशेष रूप से 2 शर्तें हैं। पहली क्या बताई मैंने, प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। और दूसरा क्या था कि क्रांतिक कोण से अधिक कोण होना चाहिए, किसका, आपतन कोण का मान जो है वो। तो यहाँ पर आप डायग्राम बनाएंगे। पहले ये पृथक्कारी पृष्ठ है, यहाँ पर क्या है, वायु,
वायु मतलब विरल माध्यम है, ठीक है। यहां हमने अभिलंब ले रखा है, यह विलंब है। यहां पर हमने जल ले रखा है। जल जो है वो वायु की अपेक्षा सघन माध्यम होता है। तो यहाँ ये क्या है, जल, और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो सघन माध्यम में ये आपतित किरण जो जल से वायु में जा रही है, तो ये कोण हम ले लेते हैं आई। आपतन कोण आई होता है, अभिलंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है आई, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी। मैंने दो बिंदु बताए थे आपको, बताए थे ना। तो यहाँ विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ अभिलंब से दूर हटेगी, इसका मतलब इसका जो पथ है वो ये हो जाएगा, और यहाँ अभिलंब से बनने वाला ये कोण आर होगा। बात समझ में आ गई सबके। तो ये तो हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। इतनी घटना हम पढ़ चुके। ये क्या है, ये अपवर्तन है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन की घटना कहते हैं। अब हमने यहाँ पर बात की कि प्रकाश का जो आपतन कोण है वो एक विशेष कोण से ज्यादा होना चाहिए। अब इस आपतन कोण को अपन क्या करते हैं, हम इस धीरे धीरे इस कोण को बढ़ाते हैं। जब धीरे धीरे इस कोण को हम बढ़ाएंगे तब एक विशेष कोण पर, देखिए यहाँ मैंने अगर आई को बढ़ाया तो ये कोण भी इधर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मैं एक हल्का सा आपको डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ इस ये आपतन कोण, ये पहली किरण, इसका ये इधर मुड़ गई, ये पहला अपवर्तन हुआ। दूसरा, इसको हमने बढ़ाया, बढ़ा के हमने इतने कोण पर आपतित करवाया, तो ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, आपतन कोण भी बढ़ेगा। हमने आई बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक विशेष कोण पर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ेगा, और एक स्थिति हमारे पास में ऐसी आएगी कि यह जो किरण है अपवर्तित किरण, ये इस पर आ जाएगी। यहाँ पर ये इस ओर बढ़ रही है ना, इस ओर बढ़ते बढ़ते कहाँ आएगी, इस लाइन पे तो आएगी, ठीक है। अर्थात आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक स्थिति ऐसी आएगी, ये आर का मान, ये आर बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ेगा, 90 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तीसरी लाइन पर ये किरण यहाँ आ जाएगी, तो ये जिस पर क्रांति कोण का मान कौन सा होगा, क्रांति कोण की परिभाषा क्या होगी, या क्रांति कोण कौन सा कोण कहलाएगा, जहां पर आर का मान अर्थात अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हमने धीरे धीरे आई को बढ़ाया, जैसे जैसे आई बढ़ाया वैसे वैसे क्या होगा, आर भी बढ़ेगा, और एक विशेष कोण पर आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब अगर हम आई के मान को और बढ़ाएं, मैंने चौथी लाइन में आई के मान को और बढ़ा दिया, ये चौथी किरण है। अब आर कहाँ जाएगा, अब आर कितना होगा, या अब जो प्रकाश की किरणें घूमते घूमते यहां तक तो पहुंच गई, अब उसके लिए क्या ऑप्शन है, कहाँ जाएगी वो, अंदर, क्योंकि उसको तो बढ़ना है, आई बढ़ रहा है तो आर तो बढ़ेगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगी, पानी के अंदर, अर्थात सघन माध्यम में ही जाएगी वापस। तो सघन माध्यम से आई और वापस सघन माध्यम में ही गई। इसको हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी को अपन परावर्तन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, लेकिन हमने परावर्तक पृष्ठ नहीं लिया,
परावर्तन में और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर है। परावर्तन में हमने क्या लिया था, एक परावर्तक पृष्ठ लिया था, दर्पण लिया था, जिसके पीछे पॉलिश की हुई रहती है, लिया था ना परावर्तक पृष्ठ, जिसे प्रकाश की किरण गई और वापस टकराकर उसी माध्यम में लौट आई। लेकिन यहाँ पर हमने दो माध्यम ले रखे हैं, हमने परावर्तक पृष्ठ नहीं लिया, तो उसके लिए हमें परावर्तन करवाने के लिए एक शर्त तो लगानी पड़ेगी, और वो शर्त क्या है कि पहली शर्त सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों शर्तों को अगर आप जोड़ दें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो अपन परिभाषा लेके पहले मैं डायग्राम को पूरा कर देती हूँ। ये समझ में आ गया सबके, पूरा कंप्लीट हो गया। आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आर का मान भी बढ़ेगा। एक विशेष कोण पर आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस विशेष कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर अगर अपन प्रकाश की किरण को आपतित करवाएंगे तो यह घूमकर किस में चली जाएगी, उसी माध्यम में आ जाती है। ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर ये I1 है, इसी में ये मैं बना देती हूँ, ये R1 हो जाएगा। इसी में इस कोण को थोड़ा बढ़ा के ये कोण जो है वो बन जाएगा I2, और ये कोण कितना बन जाएगा R, ये कोण कितना बन जाएगा R2। ठीक है, अब क्रांतिक कोण के लिए ये मैंने ले लिया IC। क्रांतिक कोण होता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल तो C से व्यक्त करते हैं उसको। तो अगर अपन क्रांतिक कोण पर इसको आपतित करवाएं तो R का मान कितना बताया था मैंने, 90 डिग्री। तो यहां पर ये जल है, सघन माध्यम है, और ये यहां पर इसको थोड़ा डार्क कर देना। ठीक है, और ये क्या बनेगा R, और R बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यहां इस IC को हम क्या कहेंगे, IC को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है उस पर हम आपतित करवाते हैं I, ये I कोण पर आपतित करवाते हैं और ये वापस इसी माध्यम में लौट जाता है। और यहां पर I क्या है, I इज ग्रेटर देन IC। I का जो मान है, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्रांतिक कोण से जब बड़ा होगा तभी यह उसी माध्यम में लौटेगा। ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गई सबके। तो यहाँ पर ये वायु है और ये जल, ये विरल माध्यम है और ये सघन। यहाँ पर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में
शर्त आ चुकी है हमारे यहाँ पर। ये पहली शर्त है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित, ये दूसरी शर्त आ गई है आपकी। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसी सघन माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाएगी, जिसमें हमने यहाँ पर दो शर्त लिखी है। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंप्लीट हो गया। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा पूछी जाती है, एक क्रांतिक कोण की परिभाषा जो मैं आपको कल बताऊंगी। आप इतना पढ़ें और इसको याद करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।